Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hasnain Munib and today our topic of discussion is measuring malnutrition population assessment. और इसके अंदर ये है कि जो एक तो इंडिविजुअल लेवल पे असेसमेंट वाली फाइल है और एक फाइल ये है हमारी जो है पॉपुलेशन असेसमेंट वाली फाइल है। ठीक है। तो अब पॉपुलेशन इंडिविजुअल वाले के अंदर तो सिंपल, आपको पता है, सिंपल डेफिनेशंस हैं उसके अंदर। मैल न्यूट्रिशन क्या होती है, वेस्टिंग, स्टंटिंग, अंडर वेट, ग्रोथ चार्ट, यू ऑल नो अबाउट दैट। ठीक है। सो ये इसके मतलब थी डिमांड के ये समझा दिया जाए क्या होता है। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट आर essential to guide response during an emergency. There are three main methods you use the assessment assess the nutrition of population. बेसिकली जो न्यूट्रिशन असेसमेंट है ना, तो वाइडर लेवल पे की जाती है या पॉपुलेशन लेवल पे की जाती है, उससे ओवरऑल एक न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना होता है। ठीक है। तीन इसमें डिफरेंट मेथड है: रैपिड न्यूट्रिशन असेसमेंट, न्यूट्रिशन सर्वेज एंड न्यूट्रिशन सर्विलेंस। ठीक है। तो इनकी आगे डिटेल भी है, साथ साथ उसको भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। बेसिकली एक होती है, अगर इफ आई कैन डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर वन, एक होती है वन ऑन वन पर्सनलाइज्ड केयर। अब पर्सनलाइज्ड या असेसमेंट, पर्सनलाइज्ड असेसमेंट में आप करते हो बहुत डिटेल्ड असेसमेंट करते हो, और आप इंडोर परफॉर्मा भी आपने बनाया होगा। भी एक बंदा, उसकी सारी डिजीज हिस्ट्री भी ले लोगे, उसकी सारा A to Z उसकी कंडीशंस लेके फिर उसके मुतालिक आप एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनाते हो। दैट इज समथिंग एल्स। वो आपका आ जाता है कि जिसमें आप एक बंदे की बात कर रहे हो। जब आप इमरजेंसीज की बात करते हो, न्यूट्रिशन इन इमरजेंसीज की बात करते हो, तो यू डोंट टॉक अबाउट अ पर्सन, यू टॉक अबाउट अ कम्युनिटी, an area, a group of people that are being affected or have been got affected by a certain emergency condition। ठीक है। तो वो आपकी एक कम्युनिटी होती है और उनके मुतालिक न्यूट्रिशन इन इमरजेंसीज होता है। तो हमारे पास तीन है: रैपिड रैपिड न्यूट्रिशन असेसमेंट है, न्यूट्रिशन सर्वेज है, सर्वेलेंस है। सर्वेज, सर्वेज का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव, द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव फॉर एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वेज ड्यूरिंग इमरजेंसीज टू मेजर द प्रेवलेंस ऑफ एक्यूट malnutrition विद इन अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। भाई हमें पता है कि हम एंथ्रो करते हैं, बायोकेमिकल कर रहे होते हैं, क्लिनिकल करते हैं, डाइटरी करते हैं, डिफरेंट हमारे मेथड्स हैं। अब जो यूजुअली सर्वे है उसके अंदर क्या किया जा रहा है, एंथ्रो एंथ्रो एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड के जरिए जो है वो चेक किया जाता है एक्यूट malnutrition को। किस तरह चेक किया जाता है? या तो बच्चों का BMI निकाल लिया जाता है। ठीक है। अब BMI फॉर एज ग्रोथ चार्ट के जरिए चेक कर लिया जाएगा, एक तरीका एक्यूट मेल या मेल न्यूट्रिशन को जस्टिफाई करने का। दूसरा वेरी कॉमन मेथड मोआक, MUAC, मोआक टेप होती है। टेप को हम रैप अप करते हैं मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, जिसको हम कहते हैं मिड अपर आर्म पर, उसको रैप करते हैं और उसके जरिए हम वेस्टिंग का पता कर लेते हैं। तो ये दो इसके जो है प्रेवलेंस के तरीके, मतलब एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वेज जो है वो उसमें इस तरह से पता लग सकता है। Prevalence of acute malnutrition need to be interpreted in regard to relative information such as food security, feeding practice, public health, water and sanitation, shelter condition among other। अच्छा, यहाँ पे ये कहते हैं मेजर ऑफ प्रेवलेंस। हमने ये चेक करना है, हमने ये नहीं देखना भी एक बच्चा कितना मेल नोरिश्ड है, दूसरा कितना मेल नोरिश्ड है। बच्चों को आपस में कंपेयर हम नहीं कर रहे। वी आर जस्ट गेटिंग अ स्टेटस, कितने बच्चे, ठीक है, 100 में से कितने बच्चे जो है वो मेल नॉलेज हैं। ठीक है। एक्यूटली मेल नॉलेज 100 में से कितने बच्चे, ताकि ओवरऑल एक कम्युनिटी के स्टेटस का अंदाजा किया जा सके। और उसके बाद इसकी जो प्रेवलेंस है उसको फिर इंटरप्रेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव इंफॉर्मेशन। रिलेटिव इंफॉर्मेशन क्या है कि आपके पास फूड सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन है। फूड सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन क्या होती है? भी कितने लोगों को खाना सेफ और जो है ना इनफ फूड अवेलेबल है। फीडिंग प्रैक्टिसेस, फीडिंग प्रैक्टिसेस होती है बच्चों को खाना खिलाया किस तरह जा रहा है, या ब्रेस्ट फीडिंग है तो वो किस तरह से की जा रही है। पब्लिक हेल्थ का क्या स्टेटस है, वाटर सैनिटेशन एंड शेल्टर का, पानी और सफाई के मामलात और जो घर है इस तरह की क्या कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस के मुताबिक, क्योंकि ये सारी की सारी कंडीशन अगर इनमें से कोई एक भी खराब होती है तो वो अल्टीमेटली कॉज बन सकती है एक्यूट मेलन्यूट्रिशन के फैलने का। तो फिर हम क्या कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन चेक कर रहे होते हैं भी कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है और सबसे बड़ी वजह है इसमें प्रेवलेंस ऑफ मेलन्यूट्रिशन की। ठीक है। कुछ अनपढ़ या ऐसे लोग जिनमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उनमें फीडिंग प्रैक्टिस कॉज हो सकती है। अब इमरजेंसी कोई नहीं आई, ठीक है, लेकिन फीडिंग प्रैक्टिस खराब है तो बगैर इमरजेंसी के भी बच्चों में मेल न्यूट्रिशन फैली जाएगी। ठीक है।
फूड सिक्योरिटी मोस्टली इमरजेंसी कंडीशन होती है। पब्लिक सैनिटेशन, वाटर सैनिटेशन, शेल्टर, ये सारी कंडीशन जो है वो इमरजेंसी के अंदर क्या हो जाती हैं, डिस्टरप्ट होती हैं। और इनमें से कोई एक फैक्टर, कोई दो फैक्टर सबसे मेनली जो अफेक्ट करते हैं इस चीज को। रिजल्ट ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वे कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश अ बेस लाइन और टू फॉलो ट्रेंड। अच्छा, इस्टेब्लिश अ बेसलाइन और टू फॉलो ट्रेंड का मतलब है कि जब आपको एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के रिजल्ट मिल जाते हैं, तो या तो आप एक बेसलाइन बनाते हो, यानी सबसे पहले जब आप एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करोगे या एक सर्वे करोगे, तो आप एक बेसलाइन बनाओगे, यानी सबसे पहले एक बेसिक डाटा दे दोगे भी इस पॉपुलेशन में 40 लोग, 40 बच्चे, ये 100 में से 50 बच्चे या 60 बच्चे जो हैं वो मेल नॉलेज्ड हैं। तो ये होता है एक बेसलाइन को एस्टेब्लिश करना। ठीक है। और फॉलो ट्रेंड्स, फॉलो ट्रेंड्स का क्या मतलब है कि पहले से सर्वे हो रहे थे, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, अच्छा जी पहले में 40 बच्चे, पहले में 60 बच्चे थे, दूसरे में 40 हो गए, आपने इस बार किया तो आपने कहा जी नहीं इस बार बच्चे जो है वो 35 हो गए। ठीक है। तो आप एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, पहले से हो रहे थे, यू आर जस्ट एडिंग इंफॉर्मेशन इन दैट कि हाउ मच वी आर इम्प्रूविंग। ठीक है। और इसी तरह हाउ मच वी आर डिटोरिएटिंग द थिंग्स, खराबी की तरफ जा रहे हैं या अच्छी की तरफ जा रहे हैं। तो ट्रेंड को फॉलो करने के अंदर भी जो है वो इसके रिजल्ट्स को फॉलो किया जा सकता है। अच्छा, चिल्ड्रन एज ये 6 से 59 मंथ्स, 59 मंथ्स काउंट फॉर 5 ईयर। आपको पता है पहले 5 साल और हाईली इंपॉर्टेंट। और ये न्यूट्रिशनली वल्नरेबल ग्रुप होता है। न्यूट्रिशनली वल्नरेबल ग्रुप का क्या 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 मकसद होता है कि ऐसा बंदा, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसको हम सेंसिटिव कह सकते हैं भाई, जो बंदा या जो ऑब्जेक्ट या जो सब्जेक्ट जो है वो फौरन से अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हल्की सी चेंजिंग आएगी और उसको बहुत ज्यादा सीवियर इफेक्ट आ जाएगा। अब एक मेल पर्सन है, अगर कोई न्यूट्रिशनली या इस तरह का डिजास्टर कंडीशन आती है तो वो कम इफेक्ट होगा। ठीक है। उसकी न्यूट्रिशन उतनी जल्दी खराब नहीं होगी बिकॉज ही हैज दैट स्टोर्स। लेकिन अगर कोई बच्चा है तो उसकी स्टोर्स कम है, ठीक है, वो फौरन से अफेक्ट होगा, उसमें फौरन से डिफिशियंसीज आनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज वो एक सेंसिटिव कंडीशन में होती है, तो इनको हम कहते हैं न्यूट्रिशनली वल्नरेबल ग्रुप्स। ठीक है। एंड एक्ट एज अ प्रॉक्सी फॉर द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। प्रॉक्सी का मतलब होता है कि अगर आप बच्चों की चेक कर लें का न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो आप उससे ओवरऑल पॉपुलेशन का बता सकते हैं। अगर ये खराब है तो ओवरऑल पॉपुलेशन में एक कमी है, अगर ये ठीक है तो इसका मतलब सारे ठीक होंगे। ठीक है। अगर बच्चे ही ठीक है, द वल्नरेबल ग्रुप, द सेंसिटिव ग्रुप इज ओके, देन होल पॉपुलेशन इज assumed to be okay. ठीक है। Since almost all anthropometric surveys in emergency measure children age 6 to 59 months, this also provide ample for comparison across our areas over और over time। वो कहते हैं कि जितने भी दुनिया के अंदर एंथ्रो के ऊपर जो सर्वेस किए जाते हैं उनका एक टारगेट ग्रुप जो है वो हर बार हमेशा से 6 से 59 मंथ्स ही रहा है। तो इस वजह से आप तमाम के तमाम सर्वेज का डिफरेंट एरियाज में अगर सर्वे हो तब भी आप डाटा कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज एज ग्रुप इज सेम। और अगर सेम पॉपुलेशन में आपने विद आफ्टर टाइम, यानी कि अब कर लिया फिर 6 माह बाद कर रहे हैं, तब भी आप कर सकते हो। और कंपैरिजन इजी है बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग द ग्रुप। डेटा कलेक्शन, इंटरनेशनल गाइडलाइंस रिकमेंड दैट इंफॉर्मेशन ऑन द मेजर इफ बी कलेक्टेड। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बात हमें लगी हुई है। ठीक है। सम लिमिटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन कैन बी कपल्ड विद एन एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वे। मीजल्स वैक्सीनेशन कवरेज, मोर्टेलिटी सर्वे। ओके। इस पूरी स्लाइड को अगर मैं समराइज करूंगा, जस्ट अ मिनट इफ आई कैन डू इट राइट नाउ। इस पूरी स्लाइड को अगर मैं समराइज करूं तो वो सिर्फ ये बात है कि सर्टेन अदर इंफॉर्मेशंस लाइक मीजल्स, जस्ट अ मिनट, वैक्सीनेशन कवरेज एंड मोर और मोर्टेलिटी बेस can also be gathered along with nutritional survey। बस इस पूरी स्लाइड को ये इंफॉर्मेशन, ये बात है सारी। ठीक हो गया। ये और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा,
It can seem attractive to collect additional information, but about the determinant of malnutrition together, about the determinant of malnutrition together with another measurement, but it is inadvisable to attempt to obtain all this information via a nutrition survey. वो कहता है कि ये अच्छी बात है। अब ये जितने भी हैं, ये कौन है? जो ये आपने मीजल्स वैक्सीनेशन की या मोर्टेलिटी सर्वे कर रहे हैं, तो दे आर काइंड ऑफ सम रिलेटेड टू malnutrition। वो कहता है कि collecting this info can be good. Collecting this info about determinants होते हैं causes of malnutrition can be good, but shouldn't be collected all the time। बस ये दो स्लाइडों का लुब्बे लुभाव है, ये आप नोट कर लेना, बाद में ये लेक्चर में से मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। Sampling. Anthropometric survey are done by sampling a subset of the affected population. Sampling की जाती है बेसिकली, अगर एक पॉपुलेशन में 1,00,000 बच्चा है या 1,000 बच्चा है, तो 1,000 के 1,000 बच्चों का सैंपल नहीं लिया जाता। सैम्पलिंग आपने फूड एनालिसिस के अंदर सैम्पलिंग पढ़ी हुई है, ठीक है, और उससे पहले भी एक सब्जेक्ट में पढ़ी हुई है। तो सैम्पलिंग इज सबसेट ऑफ द अफेक्टेड पॉपुलेशन। दिस रिक्वायर्ड टू यूज इंटेंशनली internationally recognized statistical tool so that the prevalence of acute malnutrition sampled population can be generalized to other of the whole population और द एरिया। अब इसको अगर मैं आसान अल्फाज में करूंगा, तो वो ये कहेगा कि भाई जो जो सर्वे सर्वे should be done by sampling of sampling by taking sample, by taking a sample from affected population using internationally recognized statistical tool। कि भाई आपने जो सैम्पलिंग करनी है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैटिस्टिकल टूल को इस्तेमाल करते हुए करनी है, ताकि सो दैट कलेक्टेड डेटा कैन बी जनरलाइज्ड टू होल पॉपुलेशन। भाई आपने जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो सारी की सारी इस तरह से कलेक्ट करनी है, इंटरनेशनल टूल्स के मुताबिक कलेक्ट करनी है, ताकि आप उस डाटा को जनरलाइज कर सको पूरी पॉपुलेशन पे। जनरलाइज करने का मतलब क्या होता है कि भाई आपने जो पॉपुलेशन जो आपने डाटा कलेक्ट किया वो 1,000 में से 100 बच्चों का किया, तो अब उस वो डाटा इस तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कलेक्ट किया जाए कि वो रिप्रेजेंट कर रहा हो कि अगर आप उसको कहो कि भाई अब 100 में से अगर 10 बच्चे मेलनोरिश्ड हैं, एक्यूटली मेलनोरिश्ड हैं, तो 1,000 में से 100 हुआ, तो ये होता है जनरलाइजेशन। कि एस्टिमेशन करते हो कि अगर इस तरह से ये पॉपुलेशन है, इसमें से हमने सैंपल लिया था, 100 लोगों का सैंपल लिया, 100 में से 10 निकले, तो 1,000 में से 100, अगर 10,000 की पॉपुलेशन है तो 1,000 मेलनोरिश्ड होंगे। तो ये होती है जनरलाइजेशन। अगर मैं जो है वो प्रॉपर सैंपल ना लूं, मैं एक घर से ले लूं जिसमें पहले ही 10 मेलनोरिश बैठे हैं, या उस पूरी पॉपुलेशन को मैं डिवाइड कर दूं डिफरेंट हिस्सों में, और एक ही हिस्से से जो कि ज्यादा खराब हुआ हुआ है वहां से ले लूं, तो वहां से मुझे मिल जाए 25 लोग। मैं पूरे बाकी सारे एरियाज ठीक है, वहां 25 थे, तो मैंने 100 में से कह दिया जी मैंने 100 लोग लिए थे, 25 उनमें से मेल नॉलेज निकला है, ठीक है। अब इसका मतलब है 1,000 में से अगर मैं करूंगा तो 250 मेल नॉलेज है, जबकि इतने नहीं थे, ठीक है। तो एक प्रॉपर जो है वो इंटरनेशनल टूल्स के मुताबिक जो है वो उसको सैंपलिंग करना इज नेसेसरी, ताकि डाटा को जनरलाइज किया जा सके। डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपलिंग है, सिंपल है, सिस्टमेटिक है, क्लस्टर है। क्लस्टर सैंपलिंग के आगे फिर से दो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज, क्लस्टर इज द ग्रुप ऑफ नेबरिंग हाउस होल्ड। क्लस्टर होता है कि जो साथ साथ वाले घर है ना, हम इस तरह पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पहली स्टेज में हम क्या करते हैं, द क्लस्टर सैंपलिंग मेथड इन्वॉल्व सिलेक्शन एंड नंबर ऑफ क्लस्टर रैंडमली इन द फर्स्ट स्टेज। पहले हमने क्या करना है, हमने हमारे पास फर्ज कर लें एक एरिया है, तो हमने उसको डिवाइड कर देना है पहले क्लस्टर्स में, ठीक है। मतलब चार
एक लाइन में हमारे घर हैं, हमने चार घरों का एक क्लस्टर बना दिया, चारों का एक बना दिया, चार का एक, इस तरह चार चार घरों के हमने क्लस्टर्स बना दिए, ग्रुप बना दिए। उनमें में से अब रैंडमली चूज किया भाई, क्लस्टर नंबर 4 उठा लूंगा, 6 उठा लूंगा, 10 उठा लूंगा, 20 उठा लूंगा, इस तरह क्लस्टर नंबर उठा लिए। अब हर क्लस्टर में से आपने दो दो बच्चे, तीन तीन बच्चे, जितने भी आपका रिक्वायर्ड सैंपल साइज है, आपने हर क्लस्टर में से उठाने हैं, ठीक है। अब फिर अगेन रैंडमाइजेशन। तो ये होती है रैंडमाइजेशन। इससे क्या होगा कि डिफरेंट एरियाज पहले आपने चूज किए, कोई यहाँ से, कोई वहां से, कोई मशरिक से, कोई मगरिब, इस तरह डिफरेंट एरियाज। फिर हर एरिया के अंदर से आपने दो दो तीन तीन लोग ले लिए, तो इट विल रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। तो इससे पूरी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सैम्पलिंग क्या होती है कि रैंडमली क्लास में मैं आऊं, मैं कहूँ जी अच्छा, ऐसे इशारा करते जाऊँ जी, एक नंबर रोल नंबर, एक रोल नंबर 1, रोल नंबर 5, 7, 8, 15, आप आ जाओ। मुझे नहीं पता वो रोल नंबर कौन कौन से, तो मैंने उनको सिंपली बाहर बुला लिया, ठीक है। ये होती है सिंपल सैम्पलिंग। और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग थोड़ी सी डिफरेंट करती है सिंपल सैम्पलिंग से, इस तरह कि सिस्टमैटिक में आप एक स्पेसिफिक रूल फॉलो करते हो। मिसाल के तौर पर आप रूम में आते हो, आप कहते हो कि भाई रोल नंबर 6, रोल नंबर 6 बाहर आ जाए, ठीक है, वो बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद आप कहते हो कि हर आठवां बच्चा 6 से, हर आठवां बच्चा बाहर आता जाए, तो ये होगी सिस्टमैटिक। अब 6 जमा 8 बच्चा बाहर, 8 जमा, सॉरी 6 जमा 8, ये हो जाएगा 14, 14 वाला बच्चा बाहर, 14 जमा 8 करोगे, 22 वाला बच्चा वो सैंपल में आ जाएगा। तो ये सिस्टमैटिक है। अब इसमें आपने एक पैटर्न फॉलो किया। पहले वाले में आपकी मर्जी थी, आप हो सकता था आप 60-70% बच्चे जो है वो पहले 20 रोल नंबर में से सेलेक्ट कर लेते, और 10-20% जो, या 30-40% जो वो अगले 100 बच्चों, जब बाकी के जो 80 रोल नंबर हैं उनमें से सिलेक्ट करते। इस सिस्टमेटिक में क्या हुआ, आपने पहला बच्चा मर्जी से चूज किया कोई भी। अब उसके बाद आपने एक स्पेसिफिक पैटर्न सेट कर दिया कि हर 6वां बच्चा, हर 8वां बच्चा जो है वो आ जाए, और वो आता जाएगा। तो ये होती है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। और क्लस्टर जो मैंने आपको बता दिए। अगर आप कोई भी सर्वे करना चाह रहे हैं तो उसकी कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ एक तरीकाकार होता है। पहले आपने परमिशन लेनी है लोकल अथॉरिटी से, ये डी जो अपना हमारे होते हैं, डीएस से आई जा रहा मुंह पे, डिप्टी कमिश्नर, डीसी, उससे लेनी होती है। सिक्योरिटी सिचुएशन का अंदाजा करना है आपने, डेफिनेटली इफ द सिक्योरिटी सिचुएशन इज नॉट गुड, स्पेसिफिकली इन द एरियाज, जिस तरह ये हमारे रिसेंट सिचुएशन हुई हुई, तो इस तरह की सिचुएशंस के अंदर आपने सर्वे को नहीं करना। obtaining एंड टेस्टिंग मेजरमेंट इक्विपमेंट। मेजरमेंट इक्विपमेंट क्या होता है फॉर अ सर्वे? देखो, अगर तो आप टेस्ट कर रहे हो, बायोकेमिकल टेस्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर आपकी मशीन आपका मेजरिंग मेजरिंग इक्विपमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपका मेजरिंग इक्विपमेंट दो है। पहला, आपका, आपकी जो भी मशीन है, लाइक अगर आप वेट कर रहे हो तो उसकी इक्विपमेंट, उसकी पहले से उसको टेस्ट करके रखना है, ठीक है। फिर, या अगर आप मार्क चेक कर रहे हो तो मार्क के आपको कैलिब्रेशन, उसकी टेप सही होनी चाहिए, उसकी टेस्ट करके रखनी है कि अच्छा ठीक है या नहीं है। एक तो ये टूल होता है। दूसरा टूल आपका है आपका क्वेश्चन आयर, ठीक है। वो सर्वे फॉर्म जो कि आपने फिल करना है, ठीक है, वो फॉर्म भी आपने पहले से ऑब्टेन करना। ऑब्टेन का मतलब पहले से बना के उसको टेस्ट करना है, ठीक है। उसको टेस्ट करने के मतलब है कि आपने एक बंदा रैंडमली बिठाना है, मतलब आपने जब अपनी टीम में टेस्ट करना है तो आपने उसको देखना है कि सर्वे सही बना है या नहीं सही बना, ठीक है। इसके अंदर कोई मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, कोई इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो कम तो नहीं है। तो ये चीजें आपने पहले से चेक करके रखनी है। ऑर्गेनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, आप एक गाड़ी का असेसमेंट करोगे, पॉपुलेशन डाटा को असेस करोगे, सॉरी ऑब्टेन करोगे। डेवलप टेस्टिंग, ठीक है। डेवलप टेस्टिंग का मतलब है कि अब आपने वो जो डाटा कलेक्ट कर लिया इन द फॉर्म्स, अब उसको आप टेस्ट करोगे। टेस्ट करने का मतलब है कि आपने जो भी, यानी कि दोनों तरह के टेस्ट, वही जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो भी, और जो आपने फॉर्म या सर्वे बनाया उसकी भी टेस्टिंग। उसके बाद क्वेश्चन जो कि आपने फिल किए थे उनको ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट करने का मतलब क्या है कि आपने सारा डाटा एंटर किया स्टैट में, और स्टैट ने आपको बता दिया भी जो डाटा आपने कलेक्ट किया उसके मुताबिक आपके जो एक्यूट मेल नॉलेज लोग हैं ना, वो 30% है, ठीक है। इनमें से फीमेल जितनी है, मेल जितने हैं, या बच्चे, मेल चाइल्ड इतने हैं, फीमेल चाइल्ड इतने हैं। तो ये सारी चीजें जब उसके अंदर स्टैट लगती है, उसको कहते हैं ट्रांसलेटिंग क्वेश्चन आयर, या इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग फील्ड वर्कर्स, और उसके मुताबिक फिर आप अपने फील्ड वर्कर्स को रिक्रूट करते हो और ट्रेन करते हो। मतलब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब आपको पता लग गया। अब उसके मुताबिक आप अपने फील्ड वर्कर को जो है वो रिक्रूट करोगे और ट्रेन करोगे बेस्ड ऑन दैट डाटा कि रिक्वायरमेंट क्या है।
जरूरत क्या है उनकी, ठीक है। व्हाट दे नीड, वो वहां से आपको क्वेश्चनर से पता लग जाएगा उनकी जरूरत का, और उसके मुताबिक फिर फर्दर ट्रेनिंग की जाएगी। अच्छा, piloting all planning and preparation for survey, piloting all procedure, timing, field data collection for nutrition can be take anything from few days in campus, कुछ दिनों से कुछ वीक्स ले सकता है बस। फील्ड वर्क सर्वे प्रिपरेशन कैन टेक अप टू 2 वीक्स, ये कुछ हफ्ते लिखे हुए हैं कि कितना कितना टाइम उनको चाहिए होता है। सर्वे टीम आर यूजली कंपोज 3 पीपल चाहिए होते हैं कम अज कम। द कंपोजिशन ऑफ टीम मेंबर नीड टू बी सेंसिटिव टू लोकल कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, एथनिसिटी एंड लैंग्वेज स्किल एज वेल एज लोकल नॉलेज ऑफ द सर्वे एरिया। टीम के अंदर एटलीस्ट ऐसे लोग होने चाहिए, यानी कि जेंडर, एथनिसिटी और लैंग्वेज, तीनों स्किल्स को कंसीडर करना है। अगर आप ज्यादा फीमेल्स का डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो टीम के अंदर आपकी फीमेल्स होनी चाहिए। एथनिसिटी डिपेंड करती है, बलूचिस्तान में जाके सर्वे करना है, पंजाबी बंदा वहां पे प्रॉपरली ना तो लैंग्वेज स्किल है उसके पास, ना उसकी एथनिसिटी स्किल है, ठीक है। और लोकल नॉलेज ऑफ सर्वे एरिया के कौन से घर, किधर घर ज्यादा है, किधर लोग कम है, किधर कंडीशन ज्यादा खराब है, कम है, तो इस तरह का थोड़ा बहुत अंदाजा होना सर्वे एरिया का, जाना किधर से रास्तों का, ये अंदाजा भी एक बंदे को होना चाहिए। तो टीम के पास ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 लोग ऐसे रिक्वायर हैं जो कि वेट हाइट वगैरह करेंगे, ठीक है, और तीसरा जो है वो डाटा को रिकॉर्ड करेगा। ये बताया है फॉर द बीएमआई। इसी तरह मॉक अगर ऐड करोगे तो एक पर्सन उसके लिए भी आपको रिक्वायर्ड होगा। द लेटर इज अ टीम लीडर। लेटर का मतलब होता है कि जो आपका डाटा रिकॉर्ड कर रहा है, लेटर का मतलब है बाद वाला, सबसे एंड वाला। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा कलेक्टेड, जो कि मेंटेन करेगा डाटा को, सारे रिकॉर्ड को। 2 to 6 टीम कैन बी यूज डिपेंडिंग मॉडल, और उसके बाद नंबर ऑफ टीम्स भी डिपेंड कर सकते हैं एरिया की साइज के ऊपर, कि अगर बहुत बड़ा एरिया है तो उसके हिसाब से। प्रेजेंटिंग रिजल्ट, न्यूट्रिशन सर्वे रिजल्ट है प्रेजेंटेड इन अ स्टैंडर्ड वे। द प्रेवलेंस ऑफ malnutrition इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। आपने स्टैट पढ़ी हुई है, ठीक है, उसमें एक चीज होती थी कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है if the survey is done 100 times, the value will within the range of the confidence interval 95 टाइम आउट ऑफ द 100। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है कि वो कहता है कि ये डाटा डाटा की एक्यूरेसी आपने बतानी होती है, ठीक है। तो एक्यूरेसी आप किस तरह से बताते हो कि भाई अगर 100 बार भी आप सेम टू सेम क्वेश्चंस के साथ, सेम क्वेश्चनर के साथ 100 बार भी सर्वे करें, तो 95% चांसेस यही है कि डाटा एग्जैक्टली सेम आएगा, परसेंटेज एग्जैक्टली सेम आएगी, रिजल्ट्स एग्जैक्टली सेम आएंगे। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल होना, ठीक है। कि 95% टाइम जो है वो डाटा क्या होगा, सेम होगा, उसकी कंडीशन से उसका जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आएंगे। द एज एंड जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑलवेज शोन। एज और जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन आप हमेशा शो करते हो, जिसमें मैंने बताया कि 100 में से 20% बच्चे जो है वो एक्यूटली मैलनॉरिश्ड थे, उनमें से फीमेल जितनी थी, मेल जितने थे, बड़े इतने थे, छोटे इतने थे। तो ये डाटा आप हमेशा जो है वो रिप्रेजेंट करते हो। 6 से 59 के अंदर आप जी स्कोर को इस्तेमाल करते हुए, बीएमआई अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली जी स्कोर को आप इस्तेमाल करते हुए आप डाटा को इंटरप्रिटेशन करते हो अकॉर्डिंग टू एनसीएचएस, नेशनल सेंटर फॉर रेफरेंस में आल्सो बी रिपोर्टेड इन एडिशन टू अलाउ कंपैरिजन विद द पास सर्वे। ओके, वेस्टिंग एंड स्फीयर वेस्टिंग measured by मॉक शुड बी इंक्लूडेड। अब वही बात आ गई कि जब आप वेस्टिंग की बात कर रहे हो या स्फीयर वेस्टिंग की बात कर रहे हो या मैल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हो, तो आप उसमें मॉक भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। फॉर सर्वे मेजरिंग अडल्ट मैल न्यूट्रिशन बीएमआई और मॉक आर कॉमन यूज इंडिकेटर। अडल्ट्स के लिए भी बीएमआई और मॉक ही हैं, और बच्चों के अंदर भी जो है वो बीएमआई और मॉक ही ऐसे क्राइटेरियंस हैं जिनके जरिए आप मेल न्यूट्रिशन को या उनके न्यूट्रिशनल कंडीशंस को जो है वो आप क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो। ज्यादातर बीएमआई मॉक इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो ये कहता है कि भाई कोई ओवरऑल सिचुएशन जो है वो आप जब भी मैनुट्रिशन की बात करते हो, आप ओवरऑल सिचुएशन की बात करते हो कि ओवरऑल कंडीशंस क्या है, वेदर कंडीशंस क्या है। अगर सैलाब आ गया तो तब भी तो डेफिनेटली इट्स मैनुट्रिशन ज्यादा होगी, ठीक है। और अदर कंडीशन या अदर सिचुएशन के मुताबिक आप उसको कंपेयर करते हो। कोई भी यूनिवर्सली एग्री थ्रेश होल्ड नहीं है। थ्रेश होल्ड का क्या मतलब है कि आप कभी भी ये नहीं बता सकते कि अगर 100 में से इतने लोग हैं तो ये बहुत ज्यादा मैनुट्रिशन फैली हुई है, और अगर इतने हैं तो ये कम फैली हुई है, नहीं। बस एक यूएन ने एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है, वही फॉलो किया जाता है मैल न्यूट्रिशन का।
कि अगर 10 से 14% जो है वो मेल न्यूट्रिशन फैली हुई है, यानी 100 में से 14 बच्चे अगर मेल नॉरिश्ड हैं, तो इट शोज सीरियस सिचुएशन। और अगर 15 से ज्यादा हैं तो वो शो करेगा क्रिटिकल सिचुएशन, यानी बहुत सीवियर सिचुएशन है और इसको टैकल किया जाना चाहिए। अच्छा, जब आप रिजल्ट को इंटरप्रेट कर लेते हो, आपके पास स्टैट आ जाती है, आपके पास डाटा आ जाता है, आप उसके रिजल्ट्स बनाते हो कि इस पॉपुलेशन में इतने परसेंट पॉपुलेशन जो है ना लोग वो मैलनोरिश्ड हैं, ये उनमें कंडीशन है, ये साइन सिम्टम्स थे। और ये इतने फीमेल्स इतने मेल्स, जो भी आपके पास डाटा कलेक्ट होता है आप उसको करके, वो कहते हैं कि जल्द से जल्द आपने जैसे ही सर्वे किया, ये नहीं कि अब अगले महीने उसकी रिपोर्ट आ रही है, फौरन से उसकी रिपोर्ट तैयार हो और क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। समरी ऑफ 1 और 2 पेज, जिसमें 2 पेज की, एटलीस्ट 2 पेज की एक समरी लाजमी हो कि पूरे सर्वे में बात क्या है। आगे फिर आप डाटा भी देते हो, पूरा का पूरा डाटा देते हो, भाई इतने मेल थे, इतने फीमेल थे, इतनी इतनी एज ग्रुप्स के थे, इस एज ग्रुप में इतने लोग फॉल कर रहे थे, इस एज ग्रुप में इतने लोग फॉल कर रहे थे, इतने लोग स्टंटेड थे, इतने वेस्टेड थे, इतने जो है वो अंडरवेट थे, ये सारा डाटा आप देते जाते हो ना। तो ये आगे फिर अलग अलग से आते हैं, टेबल्स बनते हैं इसके पूरे पूरे। लेकिन शुरू में एक समरी होनी चाहिए कि व्हाट वाज द लुबेलुबाब, इतने परसेंट लोग ये थे, ये थे, ये थे, ये थे, दैट्स इट, ठीक है। और उसी में आप बता देते हो कि व्हाट आर देयर की नीड्स। इमरजेंसी के अंदर इसको कंडक्ट किया जाता है। 2 स्टेजेस क्लस्टर यूजुअली यूज की जाती है क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन को आपने कवर करना है, ठीक है। उसमें सिंपल सैम्पलिंग या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एप्लीकेबल नहीं होती। 2 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग मैंने आपको बताया, पहले आप घरों को चूज करते हो, मतलब सॉरी, घरों के ग्रुप बना देते हो, फिर उनमें से ग्रुप्स को चूज करते हो 4 5, या जितने भी, और हर ग्रुप में से फिर आप बच्चे चूज करते हो, ठीक है। न्यूट्रिशन सर्वे रिक्वायर, इसके पास डेफिनेटली यू नीड टाइम, अच्छा खासा फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, स्टाफ ट्रेन चाहिए और लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, बिकॉज सर्वे आपकी अपने घर पे नहीं हो रहा, आपको मूव करना पड़ता है पूरे एरिया के अंदर। देर आर स्टैंडर्ड वे प्रेजेंटिंग डाटा इन रिपोर्ट, आप डेफिनेटली 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ अपने डाटा प्रेजेंट करना है, ठीक है। सर्वे रिपोर्ट शुड इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, लिमिटेशन एज वेल एज फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन। जो आपकी सर्वे रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट, जो रिजल्ट डिसमिनेशन करना है, जब आपने फाइनली बताना है भी रिजल्ट क्या है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, भाई क्यों किया गया, वजह क्या थी। मेथोडोलॉजी, कौन सा मेथड आपने फॉलो किया, आपका क्वेश्चन है उसके अंदर आ जाएगा, आपका मेजरिंग टेक्निक्स आ जाएंगी, ठीक है, जो जिस भी मेथड के जरिए आपने डाटा कलेक्ट किया है और असेसमेंट की है, ठीक है। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस आप मेंशन करते हो, भाई इस सर्वे रिपोर्ट की लिमिटेशन क्या है, कि जिस तरह आपने अगर 100 बच्चों पे डाटा की है, आपने कलेक्शन की है, तो आप कहोगे कि भाई ये इस एरिया की तरफ बाउंडेड डाटा है, ये पूरे पाकिस्तान का डाटा शो नहीं कर रहा, ये पूरे वर्ल्ड का डाटा शो नहीं कर रहा, तो ये एक लिमिटेशन है, ठीक है। Level of malnutrition should be interpreted in line with relative factors such as food security, public health and care practices। और ये सारे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि malnutrition न्यूट्रिशन की जो भी कंडीशन है, उनको आपने अंडरलाइंग फैक्टर्स, जो डिफरेंट फैक्टर्स उस malnutrition के कॉज होने में एक रोल प्ले करते हैं, उन सारों को आपने इसके अंदर जो है कंसीडर करके डाटा को रिलेट करके आपने प्रेजेंट करना है कि क्योंकि यहाँ की फूड सिक्योरिटी कंडीशन इस तरह की है, इस वजह से इसमें malnutrition इतनी ज्यादा फैली हुई है। क्योंकि इस की कंडीशन जो है वो सैनिटेशन और वाटर हाइजीन कंडीशन जो है वो इतनी खराब है, इस वजह से मैनुट्रिशन यहाँ पे ज्यादा फैली हुई है। तो यू रिलेट और फाइंड आउट, एंड देन फाइंड आउट द मोस्ट potential cause of that prevalence of malnutrition. So that was all about this population assessment file. Thank you so much for this. अगली 2 फाइल्स के लिए हम दोबारा से मीटिंग शो करेंगे ताकि ये सिंगल रिकॉर्ड हो।